ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। इवेंट क्या होते हैं, इवेंट सिस्टम, कैसे हम इवेंट यहाँ पे बना सकते हैं, और इवेंट कैसे वर्क करता है, कैसे डेटा हम कलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह से, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो उसके पहले हमारे पास एक छोटी सी क्वेरी थी कि अगर हम अपने कस्टम CSS फाइल्स कहीं पे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट पे अपनी पर्सनल कोई भी CSS फाइल रखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आपको असिस्ट फोल्डर के अंदर एक CSS फोल्डर बना लेना है और इस फोल्डर के अंदर अपनी कोई भी कस्टम फाइल आप रख सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, तो आपको जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें रखनी है जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट या इमेजेस, वो सारी चीजें आपको यहाँ असिस्ट फोल्डर के ही अंदर रखनी है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अब न्यू फोल्डर एक बना लूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा CSS, तो हमारी जितनी भी CSS टाइप की फाइलें होंगी हम उसको यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम न्यू फाइल दे दें और इसका नाम दे देते हैं laptop.css। तो अब इससे क्या होगा कि ये एक फाइल हमने अपने प्रोजेक्ट में बनाई। इसी तरीके से आप कितने भी और भी फाइलें बना सकते हो, और इनको कनेक्ट करने का जो बेस्ट वे है आप करने के लिए तो index.html फाइल पे भी डायरेक्टली जाके ये जो हमारी फाइल है यहाँ पे डायरेक्टली आके लिंक कर सकते हैं अपनी स्टाइल शीट को, और वो भी प्रॉपरली वर्क करेगा। बट एंगुलर में एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है angular.json फाइल, और इस जेसन फाइल में ये फाइल बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड आती है। इसके साथ में आप कॉमा करके अपनी खुद की भी फाइल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। src assist ये पाथ देना है ना, src आप देखें तो यहाँ से क्योंकि आपका जो इंडेक्स फाइल है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसके अंदर कहाँ से जाएगा, angular.json। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ से पूरा आपको पाथ देना है src assist देन css और उसके बाद laptop.css फाइल। तो आप जितनी भी फाइलें बनाएंगे वो अगर स्टाइल शीट है .css फाइल है तो यहाँ स्टाइल के अंदर कनेक्ट करेंगे, और अगर आपने कोई जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स यहाँ पे लगा रखी हैं तो यहाँ पे आप एक और फोल्डर बना लें JS, और JS के अंदर आपको अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल रखनी है, और उनको कनेक्ट करने के लिए सेम इसी तरीके से अपना पाथ इस स्क्रिप्ट वाले एरे के अंदर डिफाइन कर देना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी स्टाइल शीट्स आपने एक्सटर्नल लगाई हैं वो आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हो जाएंगी, और अगर आप कोई JS फाइल्स यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके होल प्रोजेक्ट पे कनेक्ट हो जाएंगी। अब इसमें एक फाइल जो src में style.css फाइल कनेक्टेड है वो फाइल ये वाली है, और ये एक ब्लैंक फाइल होती है। इसमें आप चाहे तो डायरेक्ट CSS कोड लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको 1 पेज की CSS फाइल बनानी है तो आपको एक्स्ट्रा फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट इसी स्टाइल शीट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एंगुलर आपको बना के देता है। और ये भी कस्टम CSS फाइल है जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। बट अगर आपके पास मल्टीपल CSS फाइल रखनी है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट के लिए लोग अलग अलग CSS फाइल्स बनाते हैं, तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है नहीं मुझे अपनी खुद की CSS बनानी ही बनानी है, तो आप इस तरह से असिस्ट फोल्डर में बना सकते हैं और उसको अपने angular.json फाइल के अंदर कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब कनेक्ट कर लेंगे तो आप अपनी सारी CSS चाहे आईडी हो या क्लास हो उनको इस फाइल पे laptop.css फाइल में आके चेंज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इस जगह से। ठीक है, तो ये तो बात रही कि हम अपनी कस्टम CSS या JS या इमेजेस कहाँ पे रखेंगे।
वो असिस्ट फोल्डर के अंदर रखेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इवेंट वगैरह क्या होते हैं। यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर है क्या, वेट अ सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजॉल्व लैपटॉप डॉट css फाइल। अच्छा, लैपटॉप, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो LAP होगा आई थिंक। वेट 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 वेट, हमने फाइल का नाम क्या रखा है, असिस्ट CSS, और ये जो है फाइल तो सही लग रही है, रीनेम सी देन की मॉड्यूल नॉट फाउंड। यहाँ पे कुछ पाथ का इशू आ रहा है, लेट मी चेक। नॉट फाउंड जी एंगुलर सर्विस CSS लैपटॉप डॉट CSS। अच्छा, CSS और एंगुलर डॉट जेसन के अंदर अगर हम इसको एक सेकेंड, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स आई थिंक इस प्रोजेक्ट को। ये चीजें सही हैं एक्चुअली में, जब एंगुलर डॉट जेसन फाइल में हम कोई चेंजेस करते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड नहीं होता है, तो हम इसको एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। आई थिंक ये प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज फोल्डर, और इसके बाद हम इसे फिर से रीओपन करेंगे और देखते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बता रही है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, डोंट वरी। ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और ये प्रॉब्लम्स आएंगी तभी हम अच्छे लेवल पे कोडिंग करना सीख पाएंगे। तो देखते हैं अब की बार क्या होता है। अगर एरर आती है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, बट उम्मीद नहीं है, एरर आनी नहीं चाहिए। ng shell वेट करते हैं प्रोजेक्ट रन होने का, अभी क्लियर हो जाएगा। वैसे ऐसी कोई एरर नहीं है, हम इसे क्लोज करते हैं, देखेंगे जो होगा। अगर एरर आएगी तो रिजॉल्व करेंगे, नहीं आएगी तो प्रोजेक्ट रन करेगा। देन हम लोग आगे यहाँ पे बात करेंगे कि इवेंट वगैरह हम कैसे बनाएंगे और इवेंट्स क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट परफेक्टली रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे ऐसे ही फर्जी की एरर्स आती रहती हैं, तो डोंट वरी। वो एंगुलर डॉट जेसन फाइल कभी भी अपडेट नहीं होती जब तक आप उसको रीस्टार्ट ना करें, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने रीनेम कर दिया फिर भी। हाँ, तो बात आती है कि हम यहाँ पे इवेंट कैसे बनाएंगे। इवेंट का मतलब सिंपल सा है कि आप कोई कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं और उस पे आपको कुछ करना है। लाइक मैं एक बटन ले लेता हूँ, एक बटन लिया। अब ये बटन है, अब बटन पे मैं चाहता हूँ कि कुछ अलर्ट हो, तो लीजिए मैंने अलर्ट का एक बटन दे दिया। तो एक्चुअली में यहाँ बटन दिख रहा है, लेकिन अलर्ट कैसे होगा। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो क्लिक करने से अलर्ट नहीं होगा। देखिए, आप क्लिक करने पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अलर्ट बटन केवल हमने बनाया है,
बट इसका कहीं भी कोई भी यूज नहीं किया है। तो जब तक आप यूज नहीं करेंगे अलर्ट बटन बेकार है। तो आइए हम पहले इसको समझते हैं कि अलर्ट हम कैसे काम करेंगे। अलर्ट को एक्टिव करने के लिए हमें सबसे पहले इवेंट्स बनाने पड़ेंगे और इवेंट एंगुलर में बनता है। ये ब्रशेज आप यूज करेंगे तो ये इवेंट के लिए होता है। और यहाँ पे अगर आप इवेंट का नाम, बहुत सारे इवेंट होते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे देते हैं क्लिक। तो क्लिक क्या करेगा, क्लिक एक इवेंट है और यहाँ पे आपको कोई भी एक फंक्शन बनाना है कि आप किस इस क्लिक पे क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैंने दे दिया कि मुझे शो अलर्ट करा दो, अलर्ट शो करा दो, शो अलर्ट। और चूंकि ये फंक्शन है तो इसको हम फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। और अब हमें शो अलर्ट नाम का एक फंक्शन चाहिए होगा। अगर आप अभी इसको रन कराएंगे तो एरर आएगी, क्या आएगी कि ये शो अलर्ट इसे नहीं मिल रहा है। तो शो अलर्ट को फाइंड करने के लिए आपको .ts फाइल में, अभी यहाँ पे जो अनवांटेड कोड्स है मैं उसे हटा देता हूँ। नहीं, ये वाली फाइल है, यहाँ पे बहुत सारे कोड्स आ गए होंगे, इनको हटा देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं शो अलर्ट। दैट मीन्स जो आपको चीज कॉल करनी है यहाँ पे, उसका एक फंक्शन यहाँ टीएस फाइल में बनाना पड़ेगा। अब फंक्शन बनाने के लिए जैसे हम लोग कोई वेरिएबल बनाने के लिए कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, ऐसे ही फंक्शन बनाने के लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं किया जाता है इन एंगुलर। आप अगर नॉर्मल अदर किसी लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको वाइड और पब्लिक, ऐसे पब्लिक लिखना पड़ता है, पब्लिक वाइड करके इस तरह से फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, या स्ट्रिंग, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपने फंक्शन का नाम देना है और ये प्रॉपरली वर्किंग होगा 100%। अब जब आप क्लिक करेंगे तो ये इवेंट फायर हो जाएगा, HTML से .ts फाइल में ये कनेक्टिविटी बन जाएगी। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि मुझे वहां पे अलर्ट देना है तो सिंपल हम अलर्ट देंगे, अलर्ट लिखेंगे और अलर्ट करा देंगे। अब अलर्ट कराया तो मैंने कहा कि हेलो, तो ये हमारा क्लिक होने पर हेलो प्रिंट होना चाहिए। क्लिक किया, देखिए यहाँ पे अलर्ट आ रहा है। दैट मीन्स ये एक टाइप का इवेंट है। और कौन सा इवेंट हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय, वो है क्लिक इवेंट। इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं एक लिस्ट की कितने टाइप के एंगुलर में इवेंट होते हैं, तो एंगुलर इवेंट लिस्ट, तो यहाँ पे मोर प्रोबेबली यहाँ पे हमें मिल जाना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के इवेंट है, फोकस है, ब्लर है, सबमिट है, स्क्रॉल है। ये दोनों इवेंट टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में लगते हैं। कट कॉपी पेस्ट इवेंट है, की डाउन की प्रेस की अप डाउन है इवेंट्स। ये सारे इवेंट्स हैं, जैसे हम लोग टाइप करते हैं ना, टाइपिंग के टाइम पे इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो देखिए माउस ओवर, माउस इंटर, माउस लीव इवेंट होते हैं। तो आपके इन इवेंट्स को मैं एक दो दिखाता हूँ, क्योंकि ये कुछ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें यूज करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट की जगह माउस इंटर इवेंट यूज करूँ तो क्या होगा। अब हमें यहाँ पे इस अलर्ट को डिस्प्ले करने के लिए क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही माउस जाएगा देखिए ये इवेंट अपने आप फायर हो जाएगा। तो कितनी आसान तरीके से यहाँ पे हम देखिए कोई भी फंक्शन
कॉल कर पा रहे हैं। इसके अंदर फिर हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे माउस इंटर इवेंट है, ऐसे ही माउस लीव इवेंट भी होता होगा। ये देखिए, अगर हम इसमें करेंगे तो जब हमारा कर्सर यहाँ पे जाएगा ना, तब कुछ नहीं होगा। जब कर्सर बाहर आएगा तब ये इवेंट फायर करेगा। कर्सर आया तो कुछ नहीं हुआ, कर्सर जब बाहर आएगा तब ये इवेंट फायर होगा। तो इस तरह से हमारे इवेंट्स काम करते हैं। अब जो हमको मोस्टली यूज करना होता है ना प्रोजेक्ट में, माउस इंटर, माउस लीव, क्लिक इवेंट, और एक इवेंट बहुत अच्छा होता है डबल क्लिक इवेंट। कभी कभी हमें कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने होते हैं कि हमें सिंगल क्लिक पे नहीं चाहिए, जब ये बटन डबल क्लिक होगा तभी ये वर्क करे। देखिए, मैं अगर एक बार क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तब ये देखिए हमारा हेलो प्रिंट हुआ। दैट मीन्स जब आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि ये हमारा कोई भी फंक्शन तब रन करे जब इस बटन पे कोई डबल क्लिक करे, तो आपको यूज करना है डीबीएल क्लिक। नॉर्मल क्लिक यूज करेंगे तो वो हो जाएगा क्लिक इवेंट जो सिंगल क्लिक पे काम करेगा, और अगर आप डीबीएल क्लिक यूज करते हैं तो ये डबल क्लिक कोई करेगा तब जाके ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस तरह से इवेंट्स होते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और देखें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। बहुत सारे इवेंट होते हैं इनकी, आप यूज कर सकते हैं। सबको यूज करने का यही प्रोसीजर है। सिंपल आपको एक ब्रैसेज यूज करना है, देन इवेंट का नाम यूज करना है, उसके बाद इक्वल टू, फिर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आप अपने किसी भी मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम कुछ डेटा को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। लाइक किसी टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को हम इस अलर्ट बॉक्स में शो कराना चाहें तो कैसे कराएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक टेबल ले रहा हूँ। एक टेबल लिया और एक tr, देन 2 td। ठीक है, ये हमने td ली और यहाँ पे मैंने दिया नेम, और यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और सिंपल इसको हमने कर दिया क्लोज। देन str को रिपीट कर दिया, इसके बाद एक और tr लिया, इसके अंदर td, और इसका कॉल स्पेन हम कर देते हैं 2। अब ये जो हमारा बटन है मैं इसको अपने इस वाले td में डाल दे रहा हूँ। देन ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम हो गया नेम, और इसको दे देते हैं कॉन्टैक्ट। तो इस वाले में हमारा कॉन्टैक्ट आना चाहिए, इस वाले में नेम आना चाहिए। अगर इनकी आप नेमिंग भी करना चाहे तो नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दे दिया नेम और इसका नेम होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इन दोनों का वैल्यू जो है वो हमें इस अलर्ट बॉक्स में शो। तो आइए देखते हैं हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा करने के लिए हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करना होगा, और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग कैसे करेंगे? टू वे बाइंडिंग के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, चूंकि ये क्या है, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये सब एक यूजर की डिटेल होगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ts फाइल में आएंगे और एक यूजर नाम का एरे बना देंगे। अब यूजर नाम का एरे बन गया तो इक्वल टू इस यूजर में अपनी फील्ड्स आप डिफाइन कर दो। क्या क्या आपको रखना है, हमको नेम चाहिए, नेम लिया उसको ब्लैंक कर दिया, देन कॉमा किया, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट ले लिया, और देन इस तरह से बना दिया। तो यूजर की 2 डिटेल हम यूज कर रहे हैं, आप और भी ले सकते हैं, बट अभी हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं तो 2 लिए। बट जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे तीसरा भी ले लीजिए, यूज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप ले तो सकते ही हैं। ईमेल, और ये मैंने एक देखिए एक यूजर का रिकॉर्ड बनाया
और इस रिकॉर्ड को कनेक्ट करेंगे अपने इस वाले HTML फॉर्म से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करना होगा फिर जब हमारा ये फॉर्म कनेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और मजेदार चीज होती है कि जब आप कोई भी नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बन रहा है ना, ये एक बटन है, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म टैग लेके ही फॉर्म बनाना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल HTML जानते हैं तो आपको कुछ ऐसा लेना पड़ता है फॉर्म, और उसके अंदर आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। एक्शन, एक्सेप्ट नहीं, एक्शन, एक्शन एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये फॉर्म क्या करता है, अपने अंदर के जितने भी टेक्स्ट बॉक्स यानी इनपुट टाइप के वैल्यूज होते हैं उनको कलेक्ट करके किसी अदर लोकेशन पर शेयर कर देता है जहां से हम उस वैल्यू को यूज करते हैं। बट एंगुलर में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म टैग लगाएं। आप देखेंगे कि विदाउट फॉर्म टैग के भी हम पूरा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। उसी चीज को मैं समझाना चाहता हूँ कि एंगुलर में ये बेनिफिट्स हैं कि बहुत ज्यादा हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा दिया तो मैं इस डेटा को कैसे कलेक्ट करूंगा। इसको कलेक्ट करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया कि हमारे पास एक यूजर एरे है जिससे हमें नेम और कॉन्टेक्ट को सेट करना है। तो मैं चाहता हूँ ये हमारा यूजर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। अगर दिखाने के लिए बनाओ तो मैंने आपको बताया था कि मैं अगर यहाँ पे यूजर लिख दूं, यानी यूजर क्या है, आपके टीएस फाइल में डिफाइन किया हुआ ये एरे है। इस यूजर को अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है तो यूजर और इस तरह से जेसन यूज करना पड़ेगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे नेम, कॉन्टेक्ट और ईमेल आ रहा है। अब हम टू वे बाइंडिंग करेंगे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो बैकएंड में भी अपडेट हो जाएगा और जहाँ जहाँ वो है हर जगह, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए। ऐसा हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक यहाँ पे कमांड होता है, इस तरह से दो ब्रेसेस यूज करने हैं और यहाँ पे देना है ng मॉडल MOD। आई थिंक स्पेलिंग में कुछ इशू हो सकता है बट कोई बात नहीं, हम देखेंगे अभी। नेम यानी कि यूजर जो एरे का नाम है और उसकी किस फील्ड को आप एक्सेस करना चाहते हैं, नेम की फील्ड को। तो अगर आप इस तरह से ng मॉडल यूज करें और नेम फील्ड को एक्सेस करें तो देखिए आपका ये बिल्कुल एक्सेसिबल हो गया है। दैट मीन्स एक बार और आप अच्छे से समझें कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हमने क्या किया, एक सिंपल सा यूजर नाम का एरे लिया जिसमें यूजर की फील्ड्स डिफाइंड है कि यूजर क्या क्या फील्ड कंटेन करता है। अभी ये नेम, कांटेक्ट और ईमेल को कंटेन करता है जिसकी वैल्यू को हमें मैनेज करना है अपने ng फॉर्म से। मैंने ये कोड इसलिए लगाया है ताकि हमें अपने चेंजेस दिखते रहें कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो क्या यूजर में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो देखने के लिए हमने इस टाइप से इसको बना दिया। और आपने देखा कि ng मॉडल अगर आप लगाते हो तो ये टू वे बाइंडिंग कर देता है, एक इवेंट बाइंडिंग है। इस तरह से ये डायरेक्टली दोनों तरफ अपडेट करेगा। जैसे ही इस पे कोई भी चीज टेक्स्ट किया जाएगा ये बैकएंड में टीएस फाइल में भी यहाँ पे वैल्यू को अपडेट करता रहेगा। तो ये ng मॉडल की प्रॉपर्टी होती है। ng मॉडल जब आप यूज करेंगे तो ये टू वे बाइंडिंग कर देता है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ से आपके बैकएंड में भी चेंज होता है। यही रीजन है कि जब हमने यूजर, और यूजर तो हमारा एरे का नाम था, उसकी किस फील्ड को ये इनपुट टाइप मैनेज कर रहा है, नेम फील्ड को। इसी तरह आप यहाँ पे यूजर के कॉन्टेक्ट फील्ड को भी मैनेज कर सकते हैं। तो हमने दिया कॉन्टेक्ट और अब आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि राहुल, तो यहाँ पे राहुल टाइप हो गया और यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कांटेक्ट भी मैनेज हो रहा है। ईमेल हमारे पास हमें नहीं अपडेट करना है तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ये एम्प्टी जाएगा। बट ये दोनों फील्ड्स हमारी बाइंड हो गई हैं। अब हम इनको अगर अलर्ट पे गेट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आपके डेटा में कुछ नहीं करना है, आपको इवेंट पे भी कुछ नहीं करना है, आपके इस यूजर में ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे अलर्ट में इसको डालना पड़ेगा
बट किसी भी एरे को आप डायरेक्टली अलर्ट में नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एरे है और अलर्ट एक स्ट्रिंग चाहिए होता है। अलर्ट में आपको स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी होती है। तो यहाँ पे जेसन को यानी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये कमांड आपको जेसन यानी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा एनटीएस फाइल में। और अगर HTML फाइल में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से करेंगे, और अगर TS फाइल में करना है तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई इस तरह से अप्लाई करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज करेंगे और उसके अंदर अपने यूजर को डाल देंगे। बट जब आप यूजर को यहाँ पे यूज करेंगे तो ये एक एरर देगा, और एरर दे रहा है कि इट्स अनडिफाइंड, कैन नॉट फाइंड नेम यूजर। यूजर इसलिए नहीं फाइंड है क्योंकि जब आप किसी भी चाइल्ड फंक्शन में या कहीं पे और इसको यूज करते हैं तो ये डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होता है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको दिस यूज करना पड़ेगा, यानी दिस डॉट यूजर। तो जब भी आपको किसी भी फील्ड को, अगर टाइटल को भी मुझे यहाँ यूज करना है तो दिस डॉट टाइटल, दिस मतलब ये पेज, और डॉट टाइटल मतलब इस पेज का टाइटल, इस पेज का यूजर। आप समझो कि इस समय जब ये बटन क्लिक होगा तो ऑलरेडी इसमें डेटा अपडेट हो चुका है, तो वही डेटा यहाँ से एक्सेस हो जाएगा और इसको फिर हम आगे अपने सर्वर वगैरह पर एपीआई की मदद से सेंड कर देंगे और डेटा सेव हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या अलर्ट में ये देता है। हमने दिया राहुल और यहाँ पे हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलर्ट 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 अलर्ट, यस अलर्ट। तो यहाँ पे देखिए नेम राहुल और कॉन्टेक्ट 7289। फिर से हमने दिया, आई थिंक यहाँ पे डबल क्लिक लगा हुआ है क्या, यस ये डबल क्लिक पे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डीवीएल क्लिक बना रखा होगा। आप देखिए डीवीएल क्लिक लगा है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये सिंगल क्लिक पे काम करेगा। दया सिंह और इनका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे दया सिंह और कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे फॉर्म वगैरह की जरूरत नहीं है, टू वे बाइंडिंग होती है। आप इस चीज को अब यहाँ से हटा सकते हैं। चेक करने के लिए मैंने बनाया था कि क्या डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कम लिख दूं तो अलर्ट में यहाँ पे कम आएगा, कॉन्टेक्ट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है, ईमेल में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है। इस तरह से फ्रेंड एंगुलर में आप इवेंट बाइंडिंग का यूज करके, इवेंट का यूज करके, एनजी मॉडल का यूज करके बहुत ही स्मार्टली अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और इसको, इससे रिलेटेड डेटा को एक एरे के फॉर्मेट में कलेक्ट करके किसी भी सर्वर पे एपीआई पे सेंड कर देंगे तो वहां से वो अपना डेटा वगैरह जो भी अपने सर्वर पे एसक्यूएल माइस्क्यूएल जो भी आपका डेटाबेस है वहां पे सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। बट प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और अपने प्रोजेक्ट को मुझे सबमिट करें हमारे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आपको जहाँ भी लगे अपने प्रोजेक्ट का लिंक दें या जिप फाइल बना के शेयर करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर रिजॉल्व कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।